नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज हम बात करेंगे कि अगले महीने पेश होने वाले अनुपूरक बजट की। सूबे में अखिलेश यादव अपना चौथा बजट 12 फरवरी को पेश करने वाले हैं। सीएम के इस पिटारे में क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन गाहे बगाहे सीएम साहब आम जनता से कई मामलों को लेकर राय लेते रहते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या बजट पेश होने से पहले सीएम साहब जनता से बजट के बारे में राय जानना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ ये बजट होता है और जनता के मन में आखिर क्या है, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं और इस बजट पर आम जनता के साथ साथ विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि 2017 मिशन को देखते हुए यह बजट अहम हो सकता है। सूबे के सीएम का चौथा बजट 12 फरवरी को पेश होगा बजट। बजट पर विपक्ष की भी नजर, लेकिन बजट से पहले के न्यूज पर बहस। क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट? क्या आम जनता से सीएम लेंगे राय? कैसा होगा यूपी का बजट? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 फरवरी को चौथा बजट पेश करेंगे। हालांकि अभी बजट पेश करने में समय है, लेकिन हमारा मकसद सीएम के बजट को उम्मीदों का बजट से जोड़ना है। जिस तरह से सूबे में समस्याओं से रूबरू होने के लिए कई सेवाएं शुरू की गई हैं, उसी तरह क्या बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे की जनता से बजट को लेकर आम राय लेंगे या नहीं, ये अहम सवाल है। सूबे में मिशन 2017 की शुरुआत हो चुकी है। सभी सियासी दल तैयारी में जुट गए हैं। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की कमान खुद संभाली है। ऐसे में आगामी 12 फरवरी को पेश होने वाला बजट कई मायनों में अहम देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 27,274,705 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 24% अधिक था। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया था और इसमें 4,132 करोड़ रुपए घाटे का अनुमान था। यूपी सरकार ने लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता जैसे लुभावनी योजनाओं को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री यादव ने बजट भाषण में कहा था, नौजवानों के भविष्य को संवारने तथा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रथम चरण में सरकार ने लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन आदि कुछ कार्यक्रम शुरू किए थे। अब दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर निर्धन बस्तियों में जीवन की आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। बजट में सड़क, बिजली, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास जैसी मूलभूत ढांचे को मजबूत करने वाली अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 49,108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 82% ज्यादा था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर विपक्ष की भी निगाहें हैं। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, बुंदेलखंड की बदहाली, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। अखिलेश सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री के इस बजट से जहां आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी नजर इस बजट पर है, क्योंकि 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है और सरकार की भी नजर सूबे की जनता पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और आइए सुनते हैं बजट पर राजनीतिक नेताओं का क्या कुछ प्रतिक्रिया है।
पिछले 3-3.5 साल का जो कार्यकाल 4 साल का इस सरकार का हुआ है, पूरी तरह ये हर मुद्दे पे सरकार विफल रही है। अपराध बेकाबू हो गया है, किसान से लेकर नौजवान से लेकर रोजगार से लेकर के हर आदमी त्रस्त है और सरकार इस 2017 के चुनाव को टारगेट करते हुए इस बजट में केवल लुभाने वादे करेगी और मुझे नहीं लगता है कि ये जनता के हित में कोई कार्य करेगी। सरकार की अपनी कोई प्राथमिकता ही नहीं है, बहकी हुई सरकार है ये। इस सरकार ने ये जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष है, इसको किसान वर्ष घोषित किया था, लेकिन किसान को आत्महत्या तक करने को मजबूर होना पड़ा है। किसान को बिजली महंगी मिल रही है, फसल जो किसान के उत्पाद है उनकी खरीदारी नहीं हो रही है। तो ये सरकार बताए कि उसने किसान वर्ष में किसानों को क्या दिया है। पानी मिला नहीं है, बिजली मिली नहीं है, खाद मिला नहीं है, खरीद हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो बजट अगला आ रहा है समाजवादी सरकार का, इसके बाद भी हमारी सरकार बनेगी और हम आगे भी बजट देंगे। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, इस बजट में किसानों के लिए, इस बजट में बुंदेलखंड के लिए और इस बजट के माध्यम से हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम जो समाजवादी सरकार कर रही है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में खुशहाली होगी और समाजवादी सरकार फिर से अपने चुनावी साइकिल को 2017 में बहुत मजबूती से सामने लाएगी। तो ये बजट अखिलेश सरकार की महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी बजट है और इस बजट के जरिए वायदे भी पूरे करने हैं और जनता को लुभाना भी है। और इसलिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाना चाहेंगे आपको कि क्या कुछ खास रहेगा अनुमानतः, यानी अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि पिछले बजट में 20,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था उसमें सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सभी मद में खर्च को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद जो बजट दिया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें लागू नहीं हो पाया। गांव गरीब और किसान को आगे बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था होगी। इस बजट में सरकार द्वारा किए गए वायदों और घोषणाओं को पूरा करने की अंतिम कवायद होगी। वहीं बजट में सड़क, बिजली और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट में एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, मेडिकल, मेट्रो, साइकिल ट्रैक जैसे कामों के लिए एक बड़े फंड की व्यवस्था की जाएगी। तो समाजवादी सरकार अपनी इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में एक बड़ा हिस्सा रखेगी, क्योंकि आखिरी बजट है और पुलिस सुधार के लिए भी बजट की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि हाईटेक पुलिस करने की व्यवस्था पहले से कर दी गई है। लोहिया आवास के लिए भी जन जन तक ये लाभ पहुंचे। मुफ्त सिंचाई के लिए यानी कि पानी की व्यवस्था, बुंदेलखंड के विकास का विशेष पैकेज, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बिजली सप्लाई, जो वायदे किए हैं अखिलेश यादव ने, तो ये तमाम बातें हैं और इस बजट में ये खास हो सकते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रमेश वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम प्रकाश जाटव जी जो भाजपा के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक मिश्रा जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी से जानना चाहेंगे, कांग्रेस के नेता है, लेकिन इससे पहले हम समाजवादी पार्टी के दीपक मिश्रा जी बने हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस बजट को लेकर कि सरकार के लिए महत्वपूर्ण कितना होगा ये बजट, और गाहे बगाहे है जिस तरह से अखिलेश सरकार या अखिलेश यादव की तरफ से ये बातें कही जाती है कि जनता को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा, जनता की राय भी ली जाती है बजट से पहले, क्या इस बार ये व्यवस्था होगी? दीपक मिश्रा जी। देखिए, ये जो बजट अखिलेश सरकार लाएगी, मैं आश्वस्त करता हूं कि यह बजट पूरी तरीके से समावेशी विकास को प्रतिबिंबित करेगी। इस बजट में गांव, इस बजट में आर्थिक विषमताओं को कम करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो गांव और शहर का अंतर है, जो अमीर गरीब का अंतर है, ये बजट ऐसा होगा जैसे राम मनोहर लोहिया का जो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था, यह बजट उसी सिद्धांत के अनुरूप होगा। हमने उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो पटरी से पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज 22,000 रुपए से ज्यादा था, उसको हम लोग लाइन पर लाए हैं। 2 सालों में हमने उस विकास को काफी गति दी है। अब जो ये बजट आएगा, जो इस कार्यकाल का
आखिरी बजट होगा। जी। इस बजट में विकास अपने मूर्त रूप में दिखेगा। उदाहरण के तौर पे हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 19,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए के करीब कर दिया है। जो इसका असर जो जिसको कहते हैं लिंकेज इफेक्ट, हिंदी में इतर प्रभाव, इस बजट में दिखेगा। गांव और शहर का अंतर कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी सवालों का समाधान करते हुए हम उत्तर प्रदेश को यूरोप और अरब की तर्ज पर विकास के पथ पर आगे करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा जी तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद पर्यटन आए। खुद एसोचैम ने स्वीकारा है कि 18% से ज्यादा सड़कें बनी और जो सड़कें खराब हो चुकी थी उन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ। ये सारे जो बुनियादी विकास हमने किए हैं, इस विकास को मूर्त रूप यानी कहते हैं फिनिशिंग टच इस बजट में मिलेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि महाविद्यालयों की संख्या में इस सरकार ने 150 गुना करीब 150% वृद्धि दर्ज की है। हर क्षेत्र में गुणात्मक मात्रात्मक वृद्धि हुई है और जो अब डिलीवर हो रहा है। तो मैं एक बार बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जो देख रहा हूं, संपूर्ण अवलोकन करते हुए यह कहना चाहूंगा, चलिए बिल्कुल दीपक मिश्रा जी, में ऐतिहासिक आप निश्चित तौर पर आप गिनाएंगे, आप कहेंगे कि सरकार जैसा जो भी बजट लाने वाले, जी आपकी तरफ से तो यही कहा जाएगा कि ये बजट बहुत ही अच्छा होगा और पिछले बजट जो ही रहा है वो भी अच्छा रहा है। लेकिन आने वाले जो बजट है उससे लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले जो बातें कही गई थी, जो वायदे किए गए थे, वो जमीन पर हकीकत दिख नहीं रही है। पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस के लिए हाईटेक व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें हैं जो बहुत जरूरी है सरकार को इमीडिएटली उसमें व्यवस्था करना या फिर सरकार की तरफ से फंड ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराना। जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, जनता चाहती है कि बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के बीच सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे, जो बातें कही गई थी, वो बहुत ज्यादा जमीनी हकीकत नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने जो बजट पेश किया जाएगा उस बजट में फंड की व्यवस्था हो और ये सारी व्यवस्थाएं जनता के लिए हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या हो पाएगा? क्या अखिलेश सरकार जनता से ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, जनता किस तरह से बजट चाहती है? शैलेंद्र दीक्षित जी, कांग्रेस के आप नेता हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें होती है, खासकर जनता के मन में भी ये होता है कि बजट ऐसा हो जो हमारे लिए बेनिफिट हो, हमारे अनुकूल हो, महंगाई को लेकर या फिर सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर जो बातें सरकार के घोषणा पत्र में जो बातें कही जाती है उसे कम से कम पूरा कर लिया जाए। क्या वो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले बजट में? नहीं, देखिए विद्यासागर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बजट आने जा रहा है ये चुनाव से ठीक पहले आने जा रहा है जी, और ये इस सरकार का, इस सत्ता काल का ये अंतिम बजट है। तो निश्चित तौर पर जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा फरवरी में, 12 फरवरी के जो डेट तय हो रही है, उसमें ये बात तय कि ये सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी और ये बात साबित करने की कोशिश करेगी कि ये सारे वर्गों के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये बजट प्रस्तुत कर रही है और इनका लक्ष्य है कि विकास करना, गरीबों तक पहुंचना, किसानों तक पहुंचना। लेकिन केवल इनकी घोषणा से इस बात का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है कि ये उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं खरे उतरेंगे। जो पिछले 4 साल में इनका कार्यकाल रहा, जो प्रस्तुत बजट हुए, वो कितने धरातल पर दिखे, इस बात को भी इस बहस में शामिल करना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछली बार में सरकार लेखानुदान लेकर के आई थी पिछले वित्तीय वर्ष में, उसमें 88,62,000 का ये लेखानुदान लेकर के आए। उस लेखानुदान बजट में केवल ये अपने सरकारी खर्चे लेकर के आए और उन्होंने कोई भी जनहित की योजना शामिल नहीं की। और 142 योजनाएं जो भारत सरकार से चलाई जा रही पूरे देश में, बहुत से प्रदेशों में बड़ी संख्या में चल रही, उत्तर प्रदेश में केवल 62 योजनाएं चल पाई। इसका मतलब केवल प्रतिशत आप उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट कर पाए, 60% नहीं कर पाए। और जो 3-4 साल के जो आंकड़े हैं, अगर उनको आप आर्थिक दृष्टिकोण से उनको देखेंगे, उनकी सफलता के क्रम को देखेंगे, तो 50% से ज्यादा ये सरकार अपने कार्यों को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाई। उसका उदाहरण है कि जो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की स्थिति है, जो अस्पतालों की स्थिति है, वो कितनी बेहतर हुई है, सारे लोग जानते समझते हैं।
जिस तरीके से आप कह रहे थे कि पुलिस हाईटेक में बहुत बड़ा बजट दिया गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव अगर होता तो उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होनी चाहिए थी, वो कतई नहीं हुई। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसे योजनाएं थी जो गरीबों के लिए थी, किसानों के लिए थी, उनके अगर आप बजट को उठा करके देखिए तो वहां तक पैसा ही नहीं भेजा गया। बहुत से जो पेंशन व्यवस्था थी गरीबों की, वो 6 महीने 8 महीने लेट होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रस्तुत होगा बजट निश्चित तौर पर ऐसा दिखेगा कि सबके लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा कारगर है, लेकिन वो धरातल पर कम उपयोगी होगा या कम व्यवहारिक होगा, इसकी हमें पूरी शंका है। जी, शांत जी भी बैठे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, शांत प्रकाश जाटव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले बजट कैसा होगा जनता के हित के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि लोक लुभावन बजट, यानी कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि 2017 में चुनाव भी है, जनता को जवाब भी देना है, और उम्मीद करते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हालांकि अब तक तो नहीं हो पाया, पिछले 4 साल में 4 बार जो बजट पेश किया गया, जो मेन चीजें होनी चाहिए थी, खासकर पानी को लेकर, बिजली को लेकर, वो तो हम बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड इसका उदाहरण भी है, जहां पानी तो है ही नहीं, अभी भी भुखमरी से लोगों की मौत हो रही है, जबकि योजनाएं हैं, बजट भी हैं, पैसे भी दिए गए हैं, लेकिन वो पैसे कहां खर्च हुए किसी को नहीं पता है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? देखिए विद्यासागर जी, ये जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ प्रलोभन दे करके वोट लेने की मानसिकता लेकर के ये काम करती है जी। इन्होंने, अगर आप पिछले 4 साल का जो इनका कार्यकाल देखें तो सिवाय इन्होंने प्रलोभन के और कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ते के लिए इन्होंने पिछले वर्ष 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, किसी को नहीं मिला। 2721 करोड़ रुपया उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट के लिए दिया है। वो आप देख लो कि कितने बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट मिले, अपने अपने लोगों को, जो कार्यकर्ता है उन लोगों के बच्चों को अपने उस आधार पर इन्होंने उसको दान दे दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, किसान बीमा योजना ये लेकर आए, उसमें 350 करोड़ रुपए जो है इन्होंने बजट का प्रावधान किया। तमाम किसान जो है वो मारा गया, कितने लोगों को इन्होंने किसान बीमा का पैसा दिया है, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, ये सिवाय एक प्रलोभन के और कोई काम नहीं कर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देख ले, चिकित्सालयों की स्थिति अभी जैसे जो है ना, कांग्रेस के शैलेंद्र जी बता रहे थे कि हॉस्पिटलों की स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि कितने जर्जर स्थिति में। स्कूलों की हालत ये है कि स्कूल जो है शौचालयों के लिए तरस रहे हैं, वहां पर बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। वहां तमाम जो मुश्किलात, जितना जर्जर से जर्जर स्थिति बन सकती है, इनका मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सफाई जो है एकमात्र जो है ये उत्तर प्रदेश समझते हैं। सफाई के बाहर भी उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी इनके मुख्यमंत्री हैं ये, और वहां की भी जनता जो है इनकी ओर देख रही है। इनका ध्यान उसके सिर्फ सिवाय सफाई के बाहर इनका ध्यान कहीं नहीं है। जी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए अभी आपने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी, और उसमें देखिए साफ बात है कि अखिलेश सरकार ने जो बजट 4 पहले दिए या अब, वो एक तरीके से देखे जाए तो वो लोक लुभावनी ही रहे। और सच बात तो ये है कि अब जो ये होगा ये चुनावी बजट होगा, ये ज्यादा लोक लुभावन होगा। इसमें युवकों के लिए बातचीत की जाएगी। अभी मुलायम सिंह ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता पर फिर से विचार करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका कोई विकल्प ये प्रस्तुत कर देंगे। अभी देखिए, अब देखा इन्होंने कि आदर्श गांव की बात हो रही है, तो ये स्पर्श गांव की योजना ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई स्वच्छ भारत, देखा कि जनता की भागीदारी बहुत अच्छी हो रही, बोले यूपी क्लीन हो, यूपी ग्रीन हम ले आएंगे जाकर के। अब आप कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पर सियासत जो हो रही है, राजनीति जो हो रही है, सिर्फ योजनाओं पे हो रही है। और मजे की बात देखिए, एक और कहते हैं कि साहब, हमारे भाजपा के लोग कहते हैं कि केंद्र के तर्ज पर अखिलेश सरकार चल रही है। और अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, अभी आप ही के चैनल पे चल रहा है कि जो काम हमने किया है किसी ने नहीं किया, बल्कि हमारी नकल हो रही है। कुल मिलाकर की स्थिति धरातल पे नहीं। अब देखिए, एक ही आप बयान देख लीजिए, मैं तो कहता हूं कि धरातल पे देखिए, अभी एक बयान चल रहा है कि प्रदूषण दूर करेंगे साइकिल ट्रैक से। मैं कानपुर में दावा करता हूं कि करोड़ों रुपए साइकिल ट्रैक के नाम पे खर्च किए जा रहे हैं। क्या एक भी ट्रैक ऐसा है जहां से साइकिल चल सकती है? लोगों को वहां पे इंक्रोचमेंट है, वहां पे लगे तखत पड़े हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, बोर्ड लगा दिए गए, पैसा खर्च हो रहा।
तो ये सारी स्थितियां बनाई गई हैं। अब क्या होगा, इनका फोकस किस पर होगा? इनका फोकस होगा गांव पर, क्योंकि इनका आधार वहां पर है। अभी इन्होंने जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पंचायत चुनाव में सब कुछ किया है, उस आधार को कैश कराने के लिए ये सारा काम करेंगे। तो सारा, और युवकों को भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएंगे, आप देखेंगे। और पुलिस में भी कानून व्यवस्था के कारण ये जरूर परेशान है, तो उसके लिए डायल 100 का इन्होंने किया है, लेकिन इसे भी एक व्यापक रूप देंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि जब हम देखेंगे, अब देखिए मजे की बात और देख लीजिए, हमारे अभी सत्ता दल के लोग कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह के तर्ज पर बजट आएगा, लोहिया जी के विकेंद्रीकरण का। अरे भैया, ये 4 साल हो गए, इसके पहले कि आपको चौधरी चरण सिंह लोहिया का विकेंद्रीकरण नहीं याद आया? क्या आया? तो योजनाएं बन रही हैं, बुंदेलखंड में लोग हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो योजनाएं बनेंगी, सब कुछ होगा, लोक लुभावन बजट आएगा, लेकिन जनता को कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा और चुनाव के नतीजे बताएंगे। जी बिल्कुल, और बहुत ही जरूरी है कि जनता तक ये फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बहुत ही खराब है, खासकर ग्रामीण इलाके में। सड़कें भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लोग आज भी भुखमरी के कगार पर हैं। कई जगहों से रिपोर्ट आई है, बेबसी की हालत में लोग खुदकुशी को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए सरकार को सोचना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, सरकार पर हम निशाना नहीं साध रहे, बल्कि हमारे कहने का मतलब यही है कि जो भी बजट आप दे रहे हैं उसका लाभ वहां तक पहुंचे, कम से कम किसानों के लिए, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो बहुत जरूरी। तो बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगले महीने बजट पेश होना है और ये अखिलेश सरकार का आखिरी बजट है। उम्मीद यही कर, इस बजट के जरिए पूरी कोशिश की जाएगी जनता को लुभाने की भी, और जो वायदे किए हैं उस वायदे को कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर पूरा किया जाए। लेकिन जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, जो चाहिए, क्या वो मिल पाएगा? क्या जनता के मन में जो बातें बार बार उठ रही है बजट को लेकर, गरीबी को लेकर, या फिर अपनी सुख सुविधाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, उन व्यवस्थाओं को पूरा कर पाएगी अखिलेश सरकार? इन सब चीजों को लेकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार दीपक मिश्रा जी भी बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। उनका दावा है कि हर बार जो बजट हुआ है वो लोक लुभावन भी हुआ है और जनता के हित में हुआ है, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोक लुभावन भी हुआ है, जनता के हित में भी सरकार भी ये कहती रही है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, दीपक मिश्रा जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, 3 बिंदुओं पे यहाँ पे बहस हुई है। बिजली का सवाल, आप देखिए, बिजली के सवाल में जब हमारी सरकार बनी थी तो कुल बिजली उत्पादन था 46,626 मेगावाट, अब है 5,458 मेगावाट प्रति व्यक्ति प्रति घंटा। जो उपलब्धता थी 228 किलोवाट थी, आज ये 450 किलोवाट है। ये आंकड़े समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आंकड़े नहीं हैं। 57,115 गांव तक बिजली थी, आज आप उठाकर देख लीजिए 89,000, लगभग 90,000 गांव तक हम बिजली के तार और बिजली के खंभे पहुंचा चुके हैं। ये आंकड़े समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बनाए गए आंकड़े नहीं हैं। दूसरी, ये सारे आंकड़े केंद्र के हैं। अब आप आइए, जो चिकित्सा की बात की गई, सभी जानते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे भाजपा के साथी विद्वान व्यक्ति हैं, वैश्य पत्रकार महोदय का तो लंबा अनुभव है, कलम के सिपाही हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तब मृत्यु दर कितना था? 9.7 प्रति हजार था, आज 8.2 प्रति हजार है। तो ये आंकड़े जो हैं, ये जो केंद्र के ही आंकड़े हैं, मैं जानबूझ के उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े नहीं दे रहा हूं। कानून व्यवस्था की बात होती है तो महोदय मुझे ये बताया जाए कि कोई व्यक्ति अमेरिका से, इंग्लैंड से, अरब से पैसे खर्च करके उत्तर प्रदेश में, जहां न समुंदर है न वादियां हैं, क्या बम खाने आएगा? बम फूट रहे होते, यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त होती, तो पर्यटन में इतना गुणात्मक सुधार नहीं होता। और जहां तक सिंचाई की बात की गई है, केंद्र सरकार की जो एक निकाय है, उसने इस बार उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग को सबसे अच्छी बेहतर डिलीवरी के लिए अवार्ड किया है। आप तथ्यों को नहीं नकार सकते, बिल्कुल नहीं नकार सकते। हमने जो अच्छे काम किए हैं उसकी देन है कि जिला पंचायतों में हमारे लोग जीते और उन्होंने मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। देखिए, अब विरोध के लिए अगर विरोध करना हो तो और बात है। क्या ये इस बात से इंकार किया जा सकता कि समाजवादी पेंशन योजना गरीबों के लिए नहीं है? 4 साल हमारी योजनाएं कारपोरेट सेक्टर या अडानीज और अंबानीज के लिए नहीं होती हैं।
गांव के लिए होती है, किसानों के लिए होती हैं। अब आइए रोजगार की बात की जाए तो रोजगार में हमने 10,05,773, मैं लिटरली ये अंक बता रहा हूं, इतने रोजगार सृजित किए हैं जी। खाद्यान्न का मामला आप उठा लीजिए, खाद्यान्न में भी हम उस समय जब हमारी सरकार थी जी, तब 300 लौटेंगे आपके पास लाख कुल उत्पादन होता था, आज 522.76 लाख है। ये भी केंद्र के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को नहीं नकारा जा सकता जी। और समाजवादी पार्टी 1100 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करते हैं, बेरोजगारों को नौकरी देने का प्रावधान कर रहे हैं। आपको 4 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र में बजट लोक लुभावन होना चाहिए और सरकार ऐसी होना चाहिए जो लोकप्रियता के शिखर पर हो, और वो समाजवादी पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में विद्युत का उत्पादन बढ़ा, जिस तरीके से वहाँ पर रोजगार मिले, सरकार जिस तरीके से चिकित्सा के साधन मिले, और उत्तर प्रदेश में कतई नहीं मिले। जिस तरीके से आप मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, जब जब हिंदुस्तान में विकास हुआ है, बढ़ा है हिंदुस्तान आगे, मृत्यु दर नीचे की तरफ जाती है। इस पर कोई आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़ों से बात की जाए ना, ये तो कहानी है कि उत्तर प्रदेश सिया हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में लूट है, दंगे हो रहे हो, वहाँ की पुलिस को आप कहते हैं कि बहुत हाईटेक पुलिस है, 4 साल में 100 से अधिक दंगे होते हैं, इतने बड़े बड़ी अपराध की घटनाएं होती है, उसको आप हाईटेक पुलिस नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश की जी। आपके मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक बार फिर बता दूं, हैदराबाद में दंगा हुआ था, 1.5 महीने कर्फ्यू रहा, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। या कोई बड़ा दंगा बताइए। दीपक मिश्रा जी, देखिए, बोल नहीं रहा था, दादरी के कांड से, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के कारण से ही आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जो छवि बनी असहिष्णुता के विषय पर, वो केवल दीपक मिश्रा जी आपके लॉ एंड ऑर्डर में कमी के कारण से बनी है। इस पर आप मत भूलिए कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतरीन है। ये अच्छी तरीके से पूरी देश ने, दुनिया ने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सत्यानाश जो उत्तर प्रदेश में किया हुआ है और उसका जो परिणाम हम लोगों को देखना पड़ा, झेलना पड़ा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार बेरोजगार के भत्ते से शुरू हुई थी और फिर बेरोजगार भत्ते को बंद कर दिया गया। 5 साल में फिर आप बेरोजगारी के भत्ते पर देने पर लौट करके आए हैं। क्या इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार का विकल्प केवल बेरोजगारी भत्ता रह गया है? ये समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा इस चुनाव में कि जब आपका चुनाव आता है तो आप बेरोजगारी भत्ता दे करके, लैपटॉप दे करके क्या मैं आदरणीय बंद करते हैं और 5 साल बाद फिर आप उस बेरोजगार भत्ते को लागू करते हैं। क्या इस प्रदेश में बेरोजगार भत्ता ही रोजगार का एक विकल्प रह गया है? हमको इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 16 घंटे से 24 घंटे हम बिजली देंगे। आज उत्तर प्रदेश में 12 से 13 घंटे, 14 घंटे बिजली नहीं मिल रही और कोई भी प्रयास नहीं किए गए। आज जो कैसा भी स्टेशन है कानपुर के और किसी भी, कानपुर के अलावा किसी भी नगर में हो, वहां पर तार फ्यूज बांधने के लिए नहीं है, मीटर नहीं है, लोगों को कनेक्शन नहीं दिया। लेकिन जी, तो ये जो योजनाएं जिनके बल पर आप कह रहे थे कि उस प्रदेश को जनता के लिए बिजली को लेकर प्रदेश बनाएंगे, वो इतना पीछे क्यों हो गया जब आपके बजट और आपकी सरकार अच्छे काम कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे बिजली की बात कह रहे हैं बार बार दीपक मिश्रा जी की सभी जगह गांव-गांव में हमने पोल गड़वा दिए, तार पहुंचा दिए, तार तो पहुंच देखिए इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रलोभन के लिए आप शांत प्रकाश केंद्र के आंकड़े हैं जी शांत प्रकाश जी। देखिए, बिजली इनके कारण से नहीं, बल्कि ये जो, हाँ, ये मैं बताऊं, ये बिजली इनके कारण से ये उपलब्ध हो रही है ऐसा नहीं है। बिजली के पावर प्लांट जो है वो पिछली योजनाओं में तय किए गए थे और वो अभी पूरे हुए, इस वजह से बिजली। आप ये बताएं, बिजली की चोरी जो है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? सबसे ज्यादा आपके लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा बिजली चोरी में लिप्त हैं। तमाम विभाग जो है इस वक्त में बिजली चोरी में लिप्त है और उनका पूरा शेल्टर आप लोगों ने दे रखा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको, बिजली चोरी सबसे ज्यादा जो ड्रॉप हो रही है वो उत्तर प्रदेश में है। जितनी भी इंटरनल लाइन है वो उनकी जर्जर स्थिति है। आधा घंटे बिजली नहीं आती और उसके बाद में मालूम पड़ा ट्रांसफार्मर फूक गया या तारें टूट गई। आपने उस स्ट्रक्चर को सही करने का कोई काम नहीं किया, सिवाय आपने एक झूठे प्रलोभन के। अभी देखो, चुनाव दिखाई दिया, आपने साड़ी की योजना निकाल कर रख दी।
200 करोड़ रुपए की साड़ियां आपने पिछले वर्ष में जो है प्रावधान किया था, उसकी आवश्यकता क्या है? आप उन लोगों को रोजगार दे नहीं रहे हैं, आप लोगों के लिए व्यवस्था नहीं बना रहे। केवल ये जो मुफ्त खोर बनाने का जो आपका जो प्रचलन चल रहा है, ये समाजवादी व्यवस्था में नहीं आता है। ये आप लोग जो है गलत तरीके से रेवड़ी बांट करके वोट लेने का जो गलत काम कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, ये तो इन लोगों की राजनीतिक चर्चा की बात है जी। वो उनको कहेंगे कि बिजली चोरी नहीं हुई है, वो अपना उनको बताएंगे। इन लोगों का राजनीति का विरोध होगा भी, और इसमें दो राय भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के बात केवल ये है कि आज आम जनता ये चाहती है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली, ये चीजें मिले जी। अगर आप यूं देखें, सड़कें तो बन रही हैं, इसमें भी दो राय नहीं। आप देखिए उदाहरण क्या है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेट्रो चलाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कानपुर में ही आप देख लीजिए क्या सड़कों की दुर्दशा है। रोज खोदी जाती है, रोज बनाई जाती है, रोज खोदी जाती है, रोज बनाई जाती है, एक बिल्कुल काम चल रहा है। बल्कि अभी देखिए मुख्यमंत्री जी आए 12 तारीख को, अब उनके मार्गों को बिल्कुल चमाचम कर दिया गया। जैसे मुंह नहीं पोंछ दिया जाता है बिल्कुल प्लास्टिक से, और सब पूरी तरीके से करके और सफाई करके पाउडर लगा दिया गया। बाकी अगर पूरे शहर में जाए, मुझे मालूम है कि आम जनता ये कहती थी कि मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा हो कि यहां से हट करके जरा बगल वाले मोहल्ले में चले जाए। ये आम जनता, बच्चे कहते थे मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा हो कि रोज रोज आवे एक एक, तो कम से कम कानपुर का कायाकल्प तो हो जाए। वही फूलबाग, अब आप देखिएगा थोड़े दिनों बाद इसी फूलबाग फिर वही अपनी पूरी पुरानी। लालजी टंडन ने भी ऐसे ही काम कराया था, पूरे बार चमचमा दिया था। लेकिन इस तरीके से काम नहीं होना जब तक जमीनी हकीकत में साफ पानी नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, कानपुर में सफाई की बात है, यूपी क्लीन और यूपी ग्रीन की बात करते हैं। आज भी कहा जा रहा 43 वार्डों में केवल हम कूड़ा उठाएंगे। भैया 110 वार्ड है, वहां केवल उठाया जाएगा, वहां का कूड़ा कहां जाएगा, ये कौन देखेगा? तो जरूरत ये है कि जो बातें की जाए उनको जमीनी हकीकत पर लाया जाए, उनको अधिकारी देखें, मुख्यमंत्री जी देखें। लेकिन सच बात तो ये है, घोषणाएं हो रही हैं, अच्छे अच्छे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कम होने के कारण आम जन को उससे लाभ नहीं मिल रहा है। और आम जन जैसे कल परेशान था वैसे आज। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, दीपक मिश्रा जी से हम जानना चाहेंगे, इसके बाद हम विपक्ष से भी राय लेंगे कि बजट को लेकर जो भी प्रावधान किए जाते हैं, जो भी पैसे दिए जाते हैं, जो भी घोषणाएं होती है, वो बजट उसे पूरे तरीके से लागू नहीं किया जाता। आधा अधूरा, यानी कि उसे उसमें खर्च किए जाते हैं, या फिर पैसे हो भी, अरे वो भ्रष्टाचार की जो पैसे दे भी दिए जाते हैं तो वो पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं, या फिर पैसे कहां चले जाते हैं। जो समय से योजना पूरी होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती। दीपक मिश्रा जी, 4 साल नहीं हो पाती। पिछले 4 साल में जो भी बजट पेश किया गया है, जो भी पैसे खर्च के लिए दिए गए हैं, क्या वो ठीक से लागू हो पाया? जो भी बजट अलॉट होता है वो ऐसे नियम है, वो हमारी सरकार के ही नहीं नियम है, पूर्ववर्ती सरकारों के भी नियम है, उस मद में खर्च होता है। लेकिन कभी कभी आकस्मिक घटनाएं आ जाती हैं, जैसे सूखा हुआ, ओलावृष्टि हुआ, तो कुछ अनुत्पादक व्यय को हम लोग रोक कर उस मानवीय आधार के मानवीय क्षेत्र में लगाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई गरीब है, उसको त्वरित रूप से इलाज चाहिए, तो हम फिर वहां बजट नहीं देखेंगे, तो किसी न किसी मद से वो पैसे लाएंगे। केंद्र सरकार के नकारात्मक सहयोग के बावजूद पूरा का पूरा सूखा बीत गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश की जनता को पता ही नहीं चला कि सूखा कब बीत गया। ओलावृष्टि में हमने मामूली सुविधाएं दी। आप सर्दी है, सर्दी में कंबलों का वितरण हो रहा है। देखिए, आप अगर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना हो तो और बात है, लेकिन हमारी दीपक मिश्रा जी, हमें विरोध नहीं करना है, हम तो बहुत अच्छे से जानते कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सड़क का जिक्र आदरणीय दीपक मिश्रा जी, सिर्फ कागजों में हो रहा है, ये कंबलों का वितरण सिर्फ कागजों में हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 110,000 किलोमीटर की सड़क को हमने 196,000 किलोमीटर बनाया ना। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप यही बताइए उत्तर प्रदेश में कितने हजार किलोमीटर सड़क है, आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने हजार किलोमीटर सड़क है, जब बता दीजिए। महोदय बनाया ये आप बताइए, सड़कें हैं, आप बता रहे ये आंकड़े हैं, इतने गांव के किए, लेकिन गांव कितने ये भी तो बताइए। जाइए, कम से कम 45 गांव के नाम ऐसे हैं जिन गांव में पहली बार सड़क पहुंची है। 45 गांव लखनऊ में
आपके कानपुर में कम से कम ऐसे 35 गांव हैं जहां पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है आजादी के इतने सालों बाद भी। हम देखिए, हम यह नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ हमारी तारीफ करो, लेकिन जहां हमने अच्छे काम किए वहां तो हम प्रशंसा के पात्र हैं ना। देखिए, जब विरोध की हम सरकार में हैं, आंकड़ों से काम नहीं होता। हमारी सरकारें कहती है और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। आंकड़ों से काम नहीं होता है। हमारी सरकारें कहती है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम देखो आंकड़ों में आगे, लेकिन आम जन में क्या सुरक्षा की व्यवस्था है? कानपुर में आप जानते हैं, कानपुर में यहाँ के एक प्रोफेसर को अपना घर, निजी घर छोड़ना पड़ा है। आप क्या इन तीनों आंकड़ों को खारिज कर सकते हैं? उदाहरण बताता हूँ। क्या इसको इनकार कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है पर्यटन में? देखिए, फिर वही बात आप कर रहे हैं, आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन उसका कितना लाभ क्या आप दे रहे हैं? मैं ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे जहां बम फूट रहे हो? क्या अगर कुछ लोग ताज देखने चले, लाभ नहीं मिला क्या ताज देखने से तो 10,000 दीपक जी, ताजमहल देखने से क्या पर्यटकों की संख्या बढ़ने से उत्तर प्रदेश में आप ये मान के चल रहे हैं कि पर्यटन का बहुत बड़ा विकास हो गया? कितने क्षेत्र हमारे कानपुर में या दूसरे में जहाँ पर पर्यटन के होने चाहिए, कहाँ हुआ हो रहा है? पर्यटक उद्योग के बल पे दुनिया के 45 देशों की व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं। ये देखिए, ये बात सरकार के लिए क्या कह रहे हैं? ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है। बहुत बड़ा उद्योग है, पूरा का पूरा अरब इसी पे ये सरकार समानता से विकास के कार्य नहीं कर पाई। 22 देश ऐसे जो पर्यटन उद्योग पर आप अगर आप केवल लखनऊ में मिश्रा जी, आप लखनऊ में 7 किलोमीटर की मेट्रो चला करके पूरे उत्तर प्रदेश को मेट्रो का सपना दिखाते तो हम इसको विकास नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में जो बस बेड़ा था परिवहन निगम का, वो किस हालात पर पहुंच गया कभी आप देखा है? मेट्रो की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप केवल एक आप अभी हाईवे बना करके पूरे किनारे मेला लगा हुआ है, देना चाहे बन रहे हैं, लोग खा रहे हैं, नहीं करेगी। कानपुर जो मैनचेस्टर कहा जाता था उद्योगों का, उसका हवाई अड्डा बंद हो जाए और सैफई का एक हवाई अड्डा चालू हो जाए, इसको विकास नहीं कर। आपकी सरकार समानता से विकास करने में असफल साबित हुई है। और आप में हवाई अड्डा नहीं है, हवाई पट्टी है। देश की केंद्र की सरकार वो हवाई अड्डा नहीं है महोदय, वो हवाई पट्टी है, वो भी कानपुर मंडल नहीं है। चलिए थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। शलन जी, दीपक मिश्रा जी थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। जरूरी है इस पर चर्चा, और इसलिए हम ये चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के जो मन में है या फिर सरकार क्या चाहती है, या फिर बजट जो दिया जाता है कम से कम उसे तो लागू कर दें, उसे तो खर्च कर दें, तो थोड़ा सा तो विकास हो जाएगा जनता के लिए, जो सरकार चाह रही थी या फिर जो वायदे किए थे। तो कैसा होगा यूपी का बजट? 12 फरवरी को बजट पेश होना है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। विपक्ष भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि इस बजट के नाते ही सरकार को कोसें या फिर सरकार पर निशाना साधे। सरकार पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि इस बजट के बहाने लोक लुभावन बजट कुछ ऐसा करें कि जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को वोट देकर सत्ता में दोबारा वापस लाएं। इन चीजों को लेकर हमारा एक सवाल यह है कि आखिरकार 4 साल में जो बजट दिया गया था, जो बजट पेश किया गया था, उन क्षेत्रों में जो सबको पता है, यानी आजादी से अब तक सबको पता है कि ये बेहाल है, यहाँ पर बदहाल स्थिति है, पानी नहीं है, वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, खेती नहीं होती है, बेमौसम बारिश के कारण किसान के पास कुछ नहीं बचता है, तो पहले से वहां पर क्यों नहीं कुछ लागू किया गया? और अभी भी अगर सरकार की नींद खुली है उस इलाके के लिए, तो क्या 1000-2000 के चेक बांटने से क्या वहां के दर्द खत्म हो जाएंगे? हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। अभी वहां पर मुख्य सचिव पहुंचे थे, वहां भी बजट की जरूरत है। वहां से वायदे करके आए हैं कि हम हर हालत में आपके साथ हैं, किसान के साथ हैं, वहां के किसान को खुशहाल बनाने की कोशिशें हम करते रहेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ वायदे नहीं है? क्योंकि 2 करोड़ की आबादी वहां भी है। राजनीति के लिए अगर आपको जाना है तो वहां भी जा सकते हैं, और वहां से एक अच्छा खासा वोट बैंक है वहां पर, जो लुभाने में भोले भाले जो जनता है वहां पर, जो किसान है, जो गरीब है, जो कुछ नहीं जानते, सिवाय उनको सिर्फ और सिर्फ भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। उनके खेत में अगर ना उपजे तो आप उनकी व्यवस्था कर दीजिए तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उतनी भी व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर पाती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाती है। सवाल यही कि अगले बजट में, आने वाले बजट में इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। शलन जी, नहीं, देखिए, जिस तरीके से जो हमारा जो बुंदेलखंड का मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इसको बहुत ये कहा जाए कि जिस तरीके से किसान वहां पर मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पानी पीने के लिए, खाने के लिए नहीं है। और वहां भी एक रिपोर्ट एक अखबार ने छापी थी कि वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कह रहा मुझे कुछ खिला दो नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ये बेहद शर्मनाक है, और 4 साल की ये सरकार हो गई, इसकी जवाबदेही बनती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यूपीए की सरकार थी, एक बहुत बड़ा पैकेज
कांग्रेस की सरकार के समय हम लोगों ने बुंदेलखंड को दिया था और एक युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश की थी। लेकिन जो नारा दे करके सरकार आई थी दिल्ली में जो बैठी, जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी जिम्मेदारी थी कि बुंदेलखंड को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था, वहां की भुखमरी, गरीबी और वहां की प्यास को खत्म करना था। उस सरकार ने, जो मोदी की सरकार दिल्ली में आकर के बैठी, उसने भी इस 20 महीने में आंख बंद कर ली बिल्कुल बुंदेलखंड की तरफ से। न कोई योजना, न कोई विशेष तरीके से इनकी सरकार की भागीदारी रही है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और सोचने का विषय है कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और इतने विकसित प्रदेश का नारा दे रहे हैं, तीसरा प्रदेश कह रहे हैं कि हम देश में तीसरे नंबर पर हैं, हमारे यहाँ पर्यटन बहुत है, वहां यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड में लोग प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और जो नेता है, जो भी है, वो अपने केवल इस बात के लिए बुंदेलखंड जाते हैं कि हमें फिर से जिता दो, फिर से वोट दे दो, हम आपकी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आकर के आपके लिए काम करेंगे। तो बुंदेलखंड का जो मुद्दा है इतना संवेदनशील है और इसके लिए वही जिम्मेदार है जो सरकारें आज बैठी है और दिल्ली में जाकर के मोदी सरकार दोनों जिम्मेदार है। 60 साल का बिगाड़ा हुआ है प्रदेश, और ये जो जिस बुंदेलखंड पर आप जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, ये आप ही का बिगाड़ा हुआ है। हमारा तो खड़ा हुआ, हमने सबसे ज्यादा बजट दिया है। अगर हमसे ज्यादा बजट वो समय जो आपने जो बिगाड़ करके रख दिया वो सुधर जाएगा शैलेंद्र जी। 5 साल में जितना इसमें आप लोगों ने जो हालात जो पैदा किए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हैं। यहाँ पर मोदी जी की बात ना करें, यहाँ पर आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें शैलेंद्र जी कि आप लोगों ने क्या स्थिति पैदा करी थी और आज वो किस तरीके से वहां के लोगों को सहन करनी पड़ रही है। आपके हालात ये हैं कि जिस वक्त आपके उपाध्यक्ष जाते हैं इलाके में, तो आज वो लोग जो है उनको बरगला रहे। मालूम है ना कि किस तरीके से आपको भी प्रलोभन की राजनीति करनी पड़ रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बिगाड़ा हुआ है शैलेंद्र जी, कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में सब सही होने वाला है, चिंता न करें। दीपक मिश्रा जी, और रही बात और सत्ता पक्ष के हैं दीपक मिश्रा जी, दरअसल हम राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कोई प्रतिक्रिया या आरोप लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं करने वाले, हमारा सवाल दिखा करके काम करेंगे और उनके संगठनों से। जी डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, शांत प्रकाश जी, आंकड़ों की जरूरत, हम तो परिणाम देंगे। अब दीपक मिश्रा जी, क्या आपके तरफ से क्या पहल होगी, क्योंकि 12 फरवरी को बजट पेश होना है, हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा तवज्जो मिले। देखिए विद्यासागर जी, ये सही है कि जब मामला विकास का हो और मानवता का हो तो वहां निर्दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भी हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए, सार्थक सलाह देनी चाहिए और कमियां निकालना चाहिए। यह जो बजट आएगा, मैं आश्वस्त करता हूं कि इस बजट पे सर्वाधिक ध्यान किसी को दिया जाएगा तो बुंदेलखंड को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है। समाजवादियों की यह शुरू से सोच रही है कि जो कमजोर हो सापेक्षिक रूप से उनको विशेष अवसर दिया जाए। इसीलिए एक जमाने में राम मनोहर लोहिया जी नारा दिया था, पिछड़े पावे 100 में 60। बुंदेलखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश के बाकी जो 3 खंड हैं उनसे वास्तव में पीछे है। हमारी जब सरकार बनी थी तब हमने पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय है दुगना किया है। उसमें बुंदेलखंड की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है, मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूं और ये आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, हमारे आंकड़े नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये राज्य सरकार के भी नहीं है और सपा के तो बिल्कुल नहीं है। हमने 2.5 गुना प्रति व्यक्ति आय बुंदेलखंड की बढ़ाई है। और आदरणीय हमारे भाजपा के विद्वान साथी बता रहे थे कि बुंदेलखंड में भूखमरी है, बुंदेलखंड में ये है, बुंदेलखंड में वो है। मैं इन्हें बता दूं कि पिछले सीट सत्र में इन्हीं की सरकार ने एक एनसीआरबी के आधार पर ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में भूखमरी बहुत कम हो गई है। आप अपने मंत्री के ही बयान को दोहरा दीजिए। आप कुछ कहते हैं, आपके मंत्री कुछ कहते हैं। हाँ, ये सही है, स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं है कि जितना हमें करना चाहिए हम उतना नहीं कर सके हैं और वह कमी हम इस बजट में पूरे कर देंगे। जी डॉक्टर मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात को कि हमें जितना डिलीवर करना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ जानबूझ के ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नकारात्मक रवैया अपनाया इसलिए नहीं हो सका, यह बात कहना उचित नहीं है। लेकिन जितना हमें डिलीवर करना चाहिए था, एक भी भूखमरी की घटना नहीं होनी चाहिए, वरना समाजवादी व्यवस्था की सरकार नहीं मानी जाएगी। एक समाचार इस उत्तर प्रदेश में जो अगला बजट आएगा आप देखिएगा, एक बेहतर समावेशी विकास का मॉडल आपके सामने होगा और उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपके सामने। चलिए हम उम्मीद करते हैं। ये एक बात विद्यासागर जी समझ लीजिए, अभी हाल में
मैं एक वरिष्ठ मंत्री का एक बयान पढ़ रहा था और वो बयान बहुत कुछ मायने रखता है जी। वो बयान था हमारे शिवपाल जी यादव, जो बहुत उनका ये कहना था कि जहां जहां पर पंचायत चुनाव में सपा को सफलता मिली है, विकास कार्यों में उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। समस्या केवल क्या है, बुंदेलखंड आज क्यों, देखिए सपा के भी कह रहे हैं कि हाँ पिछड़ा हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा? कारण सीधा सीधा क्या है कि वहां पर वोट बैंक की राजनीति जो होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पा रही है, उनको आधार नहीं मिल पा रहा। आज गांव में आधार मिल रहा है, वहां पर सारे काम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे समाज में हमारा कौन सा अंग, जैसे आपने बताया कि 3 खंड बहुत अच्छे, खाली वो पिछड़ा हुआ, तो भाई उस पर क्यों नहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा? अब कहा जा रहा है कि अभी ऐसा होगा, तो कारण क्या है कि जब वोट बैंक की बात आएगी, जब वोट वहां पर सपा भी है, अगर उसका एक वर्चस्व होता शायद वहां भी ये काम हो जाता, वहां बीजेपी भी है, सब कुछ है, इसलिए वहां पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अगर जिस दिन ये हो जाएगा कि वहां पर ये वोट बैंक की राजनीति है, वहां पर सब कुछ होने लगा। जब हल्ला मचता है, मीडिया में आता है, तो सरकारों का ध्यान वहां जाता है और पहुंचते हैं लोग और कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर के वोट बैंक। शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी, शैलेंद्र दीक्षित जी, श्याम प्रकाश जाटव जी और दीपक मिश्रा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि वाकई में आने वाले जो बजट है, खासकर अखिलेश सरकार की आखिरी बजट होगा और इस बजट में बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा तवज्जो मिले, क्योंकि वहां की जनता आज भी बहुत ही बदहाली की स्थिति में है, भूखमरी के कगार पर है। क्योंकि साल के आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें ये कि सबसे ज्यादा खुदकुशी वहीं के लोगों ने की है और सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण।